हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। क्या है ये वीडियो? ऑब्वियसली ये नीट के बारे में ही होगा, क्योंकि हमारा अब मिशन है कि हमें 2024 नीट को क्रैक करना है। कैसे करना है? ऑब्वियसली पढ़ाई करके करना है, लेकिन कैसे पढ़ाई करेंगे, किस चीज़ को पढ़ाई करेंगे, किस चीज़ को मेन फोकस में डालेंगे, ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन कौन सा टॉपिक करेंगे आज, कौन सा नया पार्ट करेंगे, वो भी तो जानना ज़रूरी है। क्या टॉपिक करेंगे? वो जो चैप्टर 1 है उन्हीं का सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पहले वाले वीडियोस में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोगों से बात की थी, है ना। वो तो आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा शायद, है कि नहीं? क्लियर है ना बच्चों? अगर क्लियर नहीं है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कैसे बताओगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। कहाँ पर फॉलो करोगे भाई? इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। ठीक है, सो फटाफट अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब मुझे अपडेट करते रहो, ताकि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं और हम लोग 2024 में ये नीट क्रैक कर पाए। ठीक है, देखो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पर हमें स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है ना बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों तैयार हो जाते हैं हमारा सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए। आज हम लोग शुरू करेंगे डाइवर्सिटी से, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ विनती करना चाहती हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि बच्चों झटपट से मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो, जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। So please subscribe the channel, and if you found this video very useful then watch it, like the video, और अपने दोस्तों के साथ भी ये यूज़फुल वीडियो शेयर किया करो भाई। इससे मेरे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, और उनको कहो कि सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा, और इससे तुम लोगों का क्या फ़ायदा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग झटपट से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सॉरी, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं झटपट से स्टार्ट कर देती हूँ हमारा ये चैप्टर। ठीक है, सो क्या है हमारा चैप्टर, कौन सा टॉपिक्स हम लोग करेंगे वो देखेंगे ज़रा। देखिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अबे देखिए, लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो हमें पता है, लिविंग वर्ल्ड मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है भाई? डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? मीनिंग मतलब बहुत सारे वेरिएशंस, वैराइटीज़, है ना। सो आप बताइए मुझे कि क्या इस अर्थ पे या फिर इस लिविंग वर्ल्ड पे, लिविंग जो हमारा जो लेयर है, जो हमारा स्फीयर है बायोस्फीयर में, क्या सिर्फ हम ही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? सिर्फ अपना राज चलता है क्या यहाँ पर? नहीं चलता है भाई, ये हमारा घर नहीं है कि हमारा राज चलेगा इसमें, नहीं चलता है। और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, सो देयर आर मेनी मोर काइंड्स, मेनी मोर टाइप्स, बहुत सारे वैराइटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस सब है, प्लांट्स पौधे, प्लांट्स और पौधे एक ही जैसे है, मैंने दोनों बार कह दिया, प्लांट्स हम बहुत सारे हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, मतलब बहुत वैरायटी है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का खाना मिलता है, आप दोबारा जाएंगे वहाँ पर? नहीं, वैरायटी नहीं है ना। हमें सब चीज़ में वैराइटीज़ बहुत पसंद है, इसीलिए हमारे लाइफ में भी बहुत वैराइटीज़ है, लिविंग वर्ल्ड में भी बहुत वैराइटीज़ है। कि तुम अकेले क्यों रहोगे भाई? तुम्हें वैरायटी पसंद है इसलिए तुम ही अकेले रहोगे? नहीं होता है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर जो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब कितने स्पीशीज़ है, कितने स्पीशीज़ है मेरे बच्चों? यहाँ पर करीबन 17 to 18 lakhs। ठीक है, 17 to 18 lakh species have been discovered till now। आज तक यहाँ पर 17 to 18 lakh species अभी तक डिस्कवर किए हुए हैं, और हर रोज़ नियर अबाउट 15 to 17,000 species are being discovered। ठीक है, हर रोज़ 15 से 17,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज़ 15 to 17,000 स्पीशीज़ आर बीइंग डिस्कवर्ड। कहाँ पर? एवरी डे, हर रोज। ठीक है,
एवरी डे, ये वाला टर्म अच्छे से याद रखना, ठीक है ना बच्चों, वरना कहते हैं ना कि मैम ने तो बोला है 15 से 17,000 वैरायटीज है सिर्फ, लेकिन ये वाला भूल जाओगे कि 17 से 18 लाख मैंने बोला है, ठीक है। सो 17 से 18 लाख वैरायटीज ऑफ स्पीशीज आर राइट नाउ टिल दिस टाइम। अभी तक 17 से 18 लाख स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, लेकिन हर रोज 15 से 17,000 स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे। समझ में आ गया ना बच्चों? सो ये देखो, अब हमारे पास इतने सारे, हमारे आसपास इतने सारे स्पीशीज है भाई, बहुत सारे स्पीशीज है। अब इनको किसको कौन नाम से पुकारे? अगर मैं क्लास में एंटर हुई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैं सिर्फ एक नाम दे रही हूँ बच्चे, अब क्या सब बच्चे मेरे साथ आकर बात करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, हर किसी का एक नाम होता है, उसी नाम से मैं पहचानती हूँ, या फिर कोई और टीचर तुम लोगों को पहचानता है कि नहीं? सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे तुम उस बच्चे से अलग हो, या फिर हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। वो क्या है? जनरली हम क्या देखते हैं पहले? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब तुम बाहर से दिखने में कैसे हो, गोरे हो या काले हो, लंबे हो या छोटे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आँख परसीव कर सके, ठीक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग क्या करते हैं? एक बच्चे को या फिर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही हमारे नेचुरल सिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही होता है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, सबका एक ही नाम देंगे क्या? नहीं हो सकता है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए इनका कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इनको कुछ ग्रुप्स और कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। इनका जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फटाफट से ये वाला आप, अगर आपको लगता है कि लिखना है तो फिर लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए। देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, मतलब हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। किसके आधार पर हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं? बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए ये जो हम लोग इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है, इतने वेराइटीज़ है, इनका हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, इनके लिए हमें 3 प्रोसेस की सख्त ज़रूरत है। क्या है वो प्रोसेस? देखिए, नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 नोमेनक्लेचर, नंबर 3 क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीनों प्रोसेसेस या फिर ये तीनों स्टेप्स हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म का, अच्छा इसका ये कैरेक्टर है, अच्छा इसके पास ये है, अच्छा ये एक जगह पर फिक्स्ड है, ये लोकोमोट नहीं कर रहा है, इसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है। सो ये हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनका कुछ फीचर्स है ऐसा, उनको हमने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफिकेशन तो ख़त्म हो गया, अब बारी आते हैं नोमेनक्लेचर की, मतलब नाम देना, ठीक है। हर एक बच्चे का जैसे नामकरण होता है ना जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ दे आर बीइंग नेम्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग करते हैं, ठीक है, दादी नानी वैसे, ठीक है। सो ये अब आता है नोमेनक्लेचर, मतलब हम उस जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया उसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे पापा? सो उसका नाम दे दिया हमने। अब आता है द मेन पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब हम किस ग्रुप में डालेंगे इसको, ठीक है, किस ग्रुप में डालेंगे, कौन से ग्रुप में डालेंगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, आइडेंटिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से जो दिख रहा है हमें, ठीक है, बाहर से जो दिख रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बाहर से दिख रहा है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली। दूसरा आता है सिस्टेमैटिक्स। अब सिस्टेमैटिक्स क्या है बच्चों?
मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो बाहर से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के मुताबिक हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। सिस्टमैटिक्स मतलब नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, वी विल सिस्टमैटिक इज अ ग्रेटर कोर्स और ग्रेटर एरिया, ये टैक्सोनॉमी से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी क्या है वो भी बाद में बताएंगे, पर पहले सिस्टमैटिक्स जान लेते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस नहीं करेंगे, उसके अलावा हम लोग इवोल्यूशनरी फीचर्स भी देखेंगे, मतलब कैसे इवॉल्व होकर आया है ये, इसका कुछ प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से या फिर प्रीवियस प्लांट या फिर एनिमल्स किसी से कोई लिंक है या नहीं, कैसे इवॉल्व हुआ है। सो हम लोग सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। सो इसी को बोलेंगे हम लोग सिस्टमेटिक्स, मतलब ये दोनों मिलके जो ब्रांच हमें दे रहा है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। समझ में आ गया ना आप लोगों को। सो चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। सो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। अभी मैंने बताया कि सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी से ज़्यादा बड़ा है। देखिए, टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमें सिर्फ क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे टैक्साई, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्लासीफाई कर देना है डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक्स मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला कि उनके साथ साथ इनको इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी जानना पड़ता है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली इट इज़ मच मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट दैन टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी सिर्फ आइडेंटिफाई या फिर क्लासिफिकेशन के अलावा और क्या है, नोमेनक्लेचर, मतलब नाम देना। हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब से, उनको एक डिफरेंट ग्रुप में डाल भी दिया, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ेगा हमें? हम लोग नहीं जान पाएंगे ना, उनका स्पेसिफिक एक नाम होगा ना। अगर मैं क्लास में गई, क्लास 10 सपोज, और मैंने कह दिया कि एक स्टूडेंट है जो क्लास 10A में पढ़ता है, ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। सो वो लोग शायद ढूंढ पाएंगे उस बच्चे को, लेकिन इट विल बी मच मोर हैरेसमेंट और हैसल। अगर मैंने उनको नाम बता दिया तो फिर ये बहुत ही ईजी हो जाएगा काम। सो नोमेनक्लेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसीलिए हमारे हमें मोस्ट एक्सेप्टेड या फिर कह सकते हैं मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ नोमेनक्लेचर है, क्या है वो नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम आप लोगों ने सुना होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, इस नोमेनक्लेचर को किसने इंट्रोड्यूस किया, कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखिए, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, बाइनोमियल, बाई मतलब दो, टू, ठीक है, मतलब एक नाम के दो पार्ट से, ठीक है। सो अब देखिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ शेर, ठीक है, शेर का नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। देखिए दो पार्ट से देख सकते हैं ना, पैंथेरा टाइग्रिस दोनों पार्ट से। अब देखिए ये पैंथेरा टाइग्रिस, ये जो पैंथेरा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जेनेरिक नेम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जेनेरिक नेम। और टाइग्रिस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। सो ये जो जेनेरिक नेम है दैट इज पैंथेरा, इनको हम लोग बोलेंगे जेनस, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है इनको हम लोग बोलेंगे स्पीशीज, है ना बच्चों। अब देखिए मैंने ये जो पैंथेरा टाइग्रिस लिखा है, देखिए मैंने दोनों अलग अलग करके लिखा है, दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन भी किया है। पैंथेरा का P कैपिटल है और टाइग्रिस का T स्मॉल लेटर है। सो मैम पगला गई है क्या, ऐसे क्यों लिख रही है, एक साथ भी तो लिख सकती है। नहीं बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जैसे कि हम लोग कैसे लिखेंगे ये नाम, उनका कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या है रूल्स, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है रूल्स हमारे पैंथेरा टाइग्रिस यानी कि साइंटिफिक नेम लिखने का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का कुछ रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, दैट जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। देख रहे हो ना आप लोग, स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो ना,
पैंथेरा का पी कैपिटल है। सेकेंड, स्पेसिफिक नेम मस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। थर्ड क्या है, ये जो साइंटिफिक नेम है यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से हमने जो नाम दिया है, दिस नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। लेकिन अब बताओ, हमारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है क्या कि हर वक्त हम लोग ऐसे लिखते लिखते वैसे ही साइंटिफिक नेम को या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ऐसे इटैलिक्स में लिख दे? पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों, नहीं है पॉसिबल। कंप्यूटर में लिखेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन अपने हाथ से इतना नहीं होगा। जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा है इन लोगों ने। क्या सोचा है? दैट दे नीड टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। इसलिए दे नीड टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। देख रहे हैं, देखिए अंडरलाइन सेपरेटली हुआ है। अगर मैंने ऐसे पैंथेरा टाइग्रिस का ऐसे एक साथ अंडरलाइन कर दिया होता तो फिर मुझे मिलता एक ज़ीरो, ठीक है, एक ज़ीरो मिलता। हम कभी भी एक साथ इनको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? दैट दिस नेम शुड बी गिवन फ्रॉम द लैटिन, ठीक है। नेम शुड बी गिवन इन लैटिन। अब क्यों दे? क्यों लैटिन में हम लोग इनका नाम दे? हम तो हमारे भाषा में भी दे सकते थे। इससे अच्छा होता है पैंथेरा टाइग्रिस से अच्छा होता है कोई हमारी जो ज़ुबान है उससे हम इसका नाम देते तो हमें प्रोनाउंस करने में भी ज़्यादा आसानी होती। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, मतलब आपको यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसका मॉडिफिकेशन रीमॉडिफिकेशन कुछ नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, इसीलिए लैटिन में ये नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ साइंटिफिक नेम के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, किसका साइंटिफिक नेम है? ये आम खाना पसंद है आप लोगों को? आम का ही साइंटिफिक नेम है, मुझे तो बहुत पसंद है आम खाना, ठीक है। सो इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका के नीचे एकदम लास्ट में लिन लिखा हुआ है। ये लिन का मतलब क्या है? मतलब जिस साइंटिस्ट ने ये मैंगीफेरा इंडिका ये नाम दिया है उनका नाम का कुछ पहला अक्षर होता है ये, ठीक है। लिन स्टैंड्स फॉर लीनियस, सो द साइंटिस्ट नेम शुड बी गिवन एट लास्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम और ऑफ द बाइनोमियल नेम, ठीक है। ये होते हैं रूल। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी गिवन एट लास्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इनका नामकरण किया है, ठीक है। ये हो गए रूल्स बच्चों, तो फिर झटपट से लिख लीजिए इसको। सो देखिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, नाम है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर जो है मतलब नाम देना, इसको कौन डील कर रहा है, ठीक है, कौन इसको मतलब कंट्रोल कर रहा है फिर मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। जो हमें जो संस्था मिल रहा है दैट इज IUCN। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, अब देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जो नेचर को या फिर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर रहा है उसका कमिटी, ठीक है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनका काम है नोमेनक्लेचर को हैंडल करना। अभी तक इन्होंने 17 से 18 लाख स्पीशीज़ को डिस्कवर किए हैं, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कवर किए हैं, उनका नामकरण करना वगैरह वगैरह ये सब इनके अंडर आता है। अब देखिए generally our living world is being divided into mainly two kingdoms, that is Plantae और Animalia। इसके अलावा भी और भी है like fungi, monera, protista, ये भी है बैक्टीरियाज। सो ऑब्वियसली ये है, लेकिन मेन कैटेगरीज होते हैं प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। अब
प्लांटे का नामकरण कौन कर रहा है? ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स डिस्कवर हो रहे हैं, उनका नामकरण कर रहा है ICZN। इसका फुल फॉर्म भी सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिर्फ यहाँ पर Z के हिसाब में हम लोग ज़ूलॉजिकल डाल देंगे, बाकी सब ICBN के जैसा ही है। ठीक है, तो इसको फटाफट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं सिस्टेमैटिक्स में। मैंने ये प्रिलिमिनरी आपको ये टर्म समझाया था, बट दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइंड बाय, हु कॉइंड दिस टर्म, हु कॉइंड दिस टर्म? ये आ सकता है क्वेश्चन, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमैटिक्स को कॉइन किया, इस टर्म को कॉइन किया। अच्छा, सिस्टेमैटिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, और साथ में क्या देखेंगे? उस ऑर्गेनिज्म का कुछ इवोल्यूशनरी मैचिंग आ रहा है कि नहीं, कुछ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स आ रहे हैं कि नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड विद इन सिस्टेमैटिक्स। मतलब सिर्फ क्लासिफिकेशन करके हमने हाथ उठा लिया, भाई हो गया हमारा काम, नहीं। हम लोग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी देखेंगे मेरे बच्चों, समझे? सो दैट इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स। अब जो साइंटिस्ट ये सिस्टेमैटिक्स को पढ़ रहे हैं, दैट इज दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो इस सिस्टेमैटिक्स से, जो साइंटिस्ट ये सिस्टेमैटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग बोलेंगे सिस्टेमैटिस्ट्स। और टैक्सोनॉमिस्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स साइंटिस्ट्स who contribute in the study of systematics or in the study of classification of organisms, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे सिस्टेमैटिस्ट्स या फिर टैक्सोनॉमिस्ट्स। इनका सब्जेक्ट क्या है? इनका सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये कौन से सब्जेक्ट पे पायोनियर है? ऑब्वियसली सिस्टेमैटिक्स, इनका सब्जेक्ट है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए लिख लीजिए इसको अभी। तो बच्चों देखिए, हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स क्या है? ये भी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, पर ये कैसे क्लासीफाई कर रहा है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल ऑर्डर से मतलब कौन पहले आया था और कौन आखिर में आया था। अब सोचिए, हम लोग एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सोचते हैं, सबसे पहले क्या आया था? फिशेस, स्मॉल फिशेस। ठीक है, सो अगर हम लोग एक्वाटिक मतलब एक्वाटिक नहीं मतलब वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर सबसे पहले आता है फिश, है ना? सो अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में सोचेंगे, मतलब दोज हु आर हैविंग द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना? अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड्स द अर्थ वो क्या होता है? फिशेस। और सबसे आखिर में कौन आता है? हम लोग। ठीक है, ह्यूमंस, और वी कैन से मैमल्स। सो सबसे पहले फर्स्ट टू कम, दिस इज द फर्स्ट वन टू कम और टू इन्वेड द अर्थ इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और मैमल्स क्या है? लास्ट वन टू इन्वेड द अर्थ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्लैडिस्टिक्स। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस आधार पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, वो क्या होता है? फर्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उनका नाम दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर, फिर इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब morphological classification और morphological characteristics as well as systematics, that is morphology plus evolutionary trends, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमें इससे ज़्यादा important part होता है क्या? टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की? अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हमने टैक्सोनॉमी तो पढ़ लिया है, लेकिन टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब हम लोग ये जो डिवीजन कर रहे हैं, मतलब एक क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ग्रुप में तो नहीं कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, है ना? हम लोग तो एक ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है देखिए, देख लेते हैं। किंगडम, फाइलम, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज, ठीक है? सो ये जो होता है, ये होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है? मतलब दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑल दिस कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए कैसे स्टेप वाइज ऊपर जा रहा है ना। सो all these categories they together forms the taxonomic hierarchy. So अगर हमें पूछा जाए कि what is taxonomic hierarchy, देखिए taxonomy जो है that is the classification of organisms into different groups, जिनको हम कह रहे हैं taxa, ठीक है? और singular होते हैं तो फिर उनको बोल रहे हैं taxon, ठीक है? मैंने taxonomy बता दिया है आप लोगों को। अब taxonomic hierarchy, the organisms are classified into different groups। इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? टैक्सा। अगर सिंगुलर हुआ तो फिर टैक्सन। सो ऑल दीज ग्रुप्स टुगेदर फॉर्म्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मैंने टीएच लिख दिया है, आप लोग टीएच मत लिखिएगा, आप लोग पूरा नाम ही लिखिएगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब देखिए कैसे स्टेप वाइज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर जो लार्जेस्ट टैक्सन है, कौन है? लार्जेस्ट टैक्सन है किंगडम, ठीक है? लार्जेस्ट टैक्सन मतलब बहुत सारे स्पीशीज इनके अंदर होते हैं, ठीक है? और जो स्मॉलेस्ट टैक्सन होते हैं वो है स्पीशीज, स्मॉलेस्ट टैक्सन। सो आप लोग मुझे बताइए, किंगडम मतलब प्लांट या फिर एनिमल किंगडम। अब उसके नीचे आता है उनका फाइलम, दैट कैन बी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और एनीथिंग एल्स निडारिया, ठीक है? उसके अंदर बाद में आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ऐसे ऐसे स्पेसिफाई हो रहे हैं। मतलब कैरेक्टर्स, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स कम रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है? तो फिर हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ दिखने को मिलेगा? कहाँ, कौन से किंगडम में दिखने को मिलेगा? अरे यार, कौन से टैक्सन में दिखने को मिलेगा? मैंने आंसर बता भी दिया है आप लोगों को शायद। वो होता है किंगडम, ठीक है? और मिनिमम वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हमें कहाँ दिखने को मिलेगा? स्पीशीज में, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हमें ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, ठीक है? और जैसे जैसे नीचे जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं वैराइटीज़, ठीक है? वैराइटीज़ कम होते जा रहे हैं। जब स्पीशीज में आएंगे तो फिर सब कॉमन फीचर्स हमें मिलेंगे, ठीक है? सो मैक्सिमम कॉमन फीचर और वी कैन से मैक्सिमम वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हमें किंगडम में मिलेंगे, और उसका उल्टा क्या होगा? मैक्सिमम अनकॉमन फीचर्स, ठीक है ना? मैक्सिमम अनकॉमन फीचर्स हमें किंगडम में मिलेगा और मैक्सिमम कॉमन फीचर्स हमें मिलेगा स्पीशीज में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चों? तो फिर लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज में। फर्स्ट आते हैं हमारे मॉर्फो स्पीशीज। मॉर्फो स्पीशीज मतलब मॉर्फो इज एसोसिएटेड विद द टर्म मॉर्फोलॉजी, है ना? So the species which are created on the basis of morphological characteristics, ठीक है? So species created on the basis of morphological characteristics, ठीक है? morphological characteristics डिफर कर रहे हैं, इसी के हिसाब से हम लोग स्पीशीज़ को, मतलब एक स्पीशीज़ को दूसरे से अलग कर रहे हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इनका, डार्विन फिंचेस,
ठीक है, ब्लैक कलर के होते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन पे इसका इमेज भी दिया है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कैसे इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकली इनका बीक मतलब चोंच जो होते हैं, देखिए कितने अलग है। और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच दे आर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो देखिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को मुद्दे नज़र रखते हुए इन लोगों को मॉर्फो स्पीशीज, इन लोगों को डिफरेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे मॉर्फो स्पीशीज। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग बाइनोमियल नेम्स। ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। मतलब जिनके पास बाइनोमियल नेम्स होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब हम लोग जाएंगे सिबलिंग स्पीशीज में, हमारा नेक्स्ट पार्ट। सिबलिंग स्पीशीज देखिए मैंने इमेज दिया है स्क्रीन में। अब देखिए दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब आप लोग मॉर्फोलॉजिकली उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे जुड़वा होते हैं ना, वैसे ही we cannot differentiate this species morphologically, as you can see it on the screen as it is given in this image, but there is a but in it. ठीक है, they can't interbreed among themselves, मतलब दो लोग मिलके, वो जो दो स्पीशीज है, ये जो दो स्पीशीज है सिबलिंग स्पीशीज, they can't interbreed among themselves, मतलब they can't reproduce among themselves. So they are morphologically similar, they are morphologically similar but can't interbreed. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं गोनाड्स में, या फिर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो साइजेस, शेप्स या फिर मैच्योरिटी, किसी का पहले हो रहा है किसी के बाद में हो रहा है। सो ये सब डिफरेंसेस के वजह से दे कांट इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या है? देखिए सपोज ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पीशीज रह रहे हैं। ठीक है, एक स्पीशीज है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, उस स्पीशीज का नाम है एक्स। अब यहाँ से देयर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एक्स स्पीशीज। अब यहाँ से कुछ स्पीशीज सेपरेट हो गए हैं, इस मेन एक्स से कुछ स्पीशीज सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, सेपरेट होके शायद यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए। सो कुछ मेंबर्स यहाँ पर है, कुछ मेंबर्स यहाँ पर है। भाई क्यों आ गए यहाँ पर? यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल बैरियर है, कुछ पहाड़ वगैरह उग गया है इसके बीच में, इसलिए आ गए। नदी बहने लगी इसलिए आ गए। कुछ जोग्राफिकल बैरियर की वजह से सम individuals from this species get separated from this entire species. कुछ जोग्राफिकल बैरियर की वजह से कुछ स्पीशीज इस मेन स्पीशीज से अलग हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द जोग्राफिकल बैरियर। अब ये जो अलग हो गए ना, ये जो अलग हो गए ये सेम रहेगा, एक्स एक्स ही रहेगा, लेकिन ये अपने आप को चेंज कर देगा। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, अब ये अपने आप को चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा? एक्स विल बी कन्वर्टेड, दे विल रिगार्ड देमसेल्व्स एज डिफरेंट फ्रॉम दिस ओरिजिनल स्पीशीज। वो अपने आप को ओरिजिनल स्पीशीज से अलग समझते हैं। ठीक है, सो ये चेंज होके हो गया वाई। ठीक है, सो एक्स एंड वाई आर डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है। सो दैट्स वाई दे कांट इंटरब्रीड, अपने आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, दे कांट रिप्रोड्यूस ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस जोग्राफिकल बैरियर। ठीक है, एक ही स्पीशीज से दूसरी एक और स्पीशीज रेडी हो गई। ठीक है, फॉर्म हो गया। सो इसी को हम लोग बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज। तो अगर इसका डेफिनेशन आया तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीशीज विच आर क्रिएटेड ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर। स्पीशीज विच आर क्रिएटेड ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर। ठीक है ना? सो समझ में आ गया बात। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिम्पैट्रिक स्पीशीज। क्या है ये? देखिए एक बड़ा सा एरिया है, सोच लीजिए। ठीक है, इस बड़े से एरिया में बहुत सारे स्पीशीज रह रहे हैं। ठीक है,
सपोज अब ये जो स्पीशीज है ना, ये बहुत सारे स्पीशीज है। अब क्या होता है, इस बड़े से एरिया में कुछ स्पीशीज अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं दूसरों से। क्यों? दे डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस और दे डोंट वांट टू इंटरब्रीड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज। वो अदर मेंबर्स के साथ, उसी स्पीशीज के अदर मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते। उनकी पसंद, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? सो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं उन मेंबर्स से, ठीक है। सो दे फॉर्म अ सेपरेट प्लेस फॉर देमसेल्व्स। देखिए, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में होने के बावजूद, ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में होने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दे आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज एंड दे फॉर्म अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। वो लोग आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पीशीज, मतलब एक ही लोकेशन में रहकर मैं अपने आप को आइसोलेट कर रही हूँ, ठीक है, बाकी सबसे मैं उन लोगों के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करूँगी, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीशीज। तो अगर हमें इसका डेफिनेशन या फिर कुछ कहा जाए तो फिर हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? विच आर स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड as a result of reproductive isolation, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जरिए जो स्पीशीज हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पीशीज, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, एक लार्जर एरिया में व्हेन द स्पीशीज डू नॉट रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स दे फॉर्म्स न्यू स्पीशीज विच इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीशीज, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कवर अप कर लिया, कितना इजी से, कितना फटाक से हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट साइंटिफिक टॉपिक, दैट इज कॉल्ड हार्बेरियम। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पर है क्या चीज़? ये दिस हार्बेरियम इज प्राइमरीली डन ऑन प्लांट्स। किस पे किया जाता है? प्लांट्स पे, ठीक है। अब क्या होता क्या है ये हार्बेरियम, ये हमें देखना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल we can take any plant, okay, any plant like this, ठीक है। कोई भी प्लांट हम लोग ले लेंगे, इसको पहले से सुखाएंगे। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं लेकिन हमको एक ही लेना है, ठीक है। इसको पहले से सुखाएंगे, पूरा सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग उसको किसी बुक या फिर किसी मोटे चीज़ के अंदर रखेंगे ताकि वो प्रेस हो जाए। लेकिन प्रेस ऐसे होना है कि उसकी कोई भी पार्ट्स ख़राब ना हो, उसकी कोई भी पार्ट्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेस होना चाहिए, ड्राइड एंड प्रेस्ड, ठीक है। अब जब प्रेस हो गया, सूख गया, एकदम पतला सा हो गया है, अब उसको एक बड़े से A4 शीट में, ठीक है, एक A4 शीट में हम उनको चिपका देंगे, ठीक है। और वो जो चिपका दिया हमने, अब राइट कॉर्नर में हमें उस प्लांट के बारे में लिखना है। क्या लिखना है उस प्लांट के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन देने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द स्पेसिमेन, उनका साइंटिफिक नेम, ठीक है। कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया? मैंने किया तो मैं अपना नाम दे दूंगी। कौन से एरिया से कलेक्ट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशंस डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये होता है हार्बेरियम। सो अगर हार्बेरियम को हम लोग डिफाइन करेंगे तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस which are dried, pressed and preserved on sheets, ठीक है। शीट में ड्राई करेंगे, पहले तो ड्राई करेंगे, उसके बाद प्रिजर्व करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रिजर्व करेंगे कहाँ पर? शीट पर। कौन से शीट पर? A4 वाले शीट पर, ठीक है। सो ये हो गया
हमारा हर्बेरियम। अब हम लोग जाएंगे कुछ एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन के मुद्दे पे, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब मैं कंजर्व कर रही हूँ, ठीक है, उसको कंजर्व कर रही हूँ फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है ना। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उसी की एनवायरनमेंट में, विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट आई एम प्रिजर्विंग और वी आर प्रिजर्विंग इट विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रिजर्व्ड और वी कैन से कंजर्व्ड, बेटर वर्ड इज कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्स सिटू मतलब क्या है? When we are preserving it out और conserving it outside their natural environment, हम लोग एक artificial environment बना रहे हैं, उसमें हम उनको preserve कर रहे हैं या फिर conserve कर रहे हैं। That means outside their natural environment। इसका सबसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल क्या है? जू गए हो ना कभी जू में? सो जू, ओके, इट्स अ वेरी रिक्रिएशनल सेंटर फॉर किड्स, बच्चे के लिए, ठीक है। सो जू में जू इज अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर इज अ नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, दीज आर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन में दोनों टाइप्स होते हैं, ठीक है, दोनों, मेनली टू टाइप्स। वन इज बोटानिकल गार्डन, दूसरा है जूलॉजिकल गार्डन। अभी मैंने कहा कि जू, ठीक है। अब बोटानिकल गार्डन क्या है? बोटानिकल गार्डन, इट इज अ पीस ऑफ लैंड, इट इज एन एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड, सो इट्स एन एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड वेयर all forms of plants are conserved। सारे टाइप्स के प्लांट्स कंजर्व रहते हैं यहाँ पर। और जूलॉजिकल गार्डन क्या है? दिस इज अनदर इनक्लोज्ड एरिया वेयर ऑल एनिमल्स, ऑल एंडेंजर्ड, यानी कि जो खतरे में है कि अब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोज एनिमल्स आर बीइंग कंजर्व्ड। सो एंडेंजर्ड एनिमल्स आर कंजर्व्ड, ठीक है। हमारे कोलकाता में बोटानिकल गार्डन का एग्जाम्पल है, कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वन इज दैट शिवपुर बोटानिकल गार्डन विच इज लोकेटेड इन हावड़ा, और जूलॉजिकल गार्डन है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर जू, ठीक है। गए हो कभी? तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं अगर तुम लोग जाओगे वहाँ पर, ठीक है, बंद करके रख देगा, मतलब आ गया, ये भी तो है एक इंडेंजर्ड स्पीशीज, बंद कर लो इसको, ठीक है। और फिर जो जानवर होते हैं ना, वो लोग भी तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, आ गया हमारा दोस्त, ठीक है ना। सो चलो इसको लिख लो, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज म्यूजियम। गए हो कभी म्यूजियम? इट्स अ वेरी इट्स अ प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें स्टोर हुआ है, यहाँ पर स्टोर क्यों रखा है? ताकि ये एग्जिबिट मतलब शो कर सके हमें, ठीक है, हमें दिखाया जा सके। नॉट ओनली कंजर्विंग, प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग इट, बट ऑल्सो एग्जिबिटिंग इट सो दैट द व्यूअर्स कैन सी, ठीक है। अगर हम लोग स्टोर करके इसको किसी को दिखाएंगे नहीं तो फिर स्टोर करने का फ़ायदा क्या है? सो म्यूजियम में क्या होता है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ plant and animal specimens are conserved, preserved and क्या होता है कि एग्जिबिट हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, एग्जीबिशन, ठीक है, हम लोगों को अलाउ कर रहा है कि आप लोग देखो, जानो इसके बारे में, क्या है इसका इवोल्यूशन, क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है बाकी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ म्यूजियम में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अब बड़े बड़े स्पेसिमेंस होते हैं, छोटे स्पेसिमेंस होते हैं। अब जनरली आप लोग देखते हो कि दिस स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन अ बॉटल और इन अ कंटेनर विच इज हैविंग अ लिक्विड। कुछ केमिकल्स रहते हैं, लिक्विड केमिकल्स रहते हैं, उनके अंदर ये स्पेसिमेंस रहते हैं। देखिए मैंने इमेज पे दिया है, कुछ स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, सॉरी कुछ लिक्विड होते हैं जिसमें ये स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड रहते हैं। उस लिक्विड का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम क्या है? हम लोग फॉर्मेलिन में, मतलब साइंटिफिकली इट शुड बी स्टोर्ड इन फॉर्मेलिन, ठीक है। इस केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन, ठीक है ना। अब जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोरा। क्या है ये फ्लोरा? इट्स अ बुक विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। बुक contains information about plants of a particular area। पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस फ्लोरा में हमें मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मैनुअल्स, ठीक है। मैनुअल्स क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बुक, दिस इज ऑल्सो अ बुक विच कंटेन्स all the listing of plants along with the description, along with description of a particular area। पर्टिकुलर एरिया के सारे प्लांट्स के नाम, उसके साथ उनका डिस्क्रिप्शन इस बुक में रहता है, ठीक है। ये हो गया मैनुअल्स। अब हम लोग जाएंगे मोनोग्राफ। क्या है ये मोनोग्राफ? देखेंगे व्हाट इज दिस मोनोग्राफ? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन पर्टिकुलर टैक्सा। किसी एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। सबके बारे में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में जाएंगे कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग इट इज द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ठीक है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द स्पीशीज। किसकी? ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन रह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हेल्पफुल बात क्या है? अल्फाबेटिकली अरेंज है, इसलिए हमें ढूंढने में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इतना हैसल नहीं होगा, इतना हैरासमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है ना, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है, ये सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है, इसके साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी है, इसके साथ साथ कंटेनिंग ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। मतलब सब कुछ है डिटेल्स में, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल है ताकि हमें आसानी हो ढूंढने में, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर 1 पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। हम जाएंगे नेक्स्ट डे, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर जो मैंने नोट्स दिए ये सब लिख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एवरीवन स्टे ट्यून टू तुलीस बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फिर देख लिया करो, लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और उनको भी बोलना कि सब्सक्राइब कर दे तुलीस बायोलॉजी को, ठीक है। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।